क्वेश्चन ये था कि कार्ड पे सिंपल पेंडुलम है और वो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम सिंपल पेंडुलम पूरे कार्ड का मास है 5m। पूरे कार्ड का मास है 5m। फ्रिक्शन एब्सेंट है, इस एक्सट्रीम से इसको रिलीज किया जा रहा है थीटा एंगल पे। तो अपोजिट में वो एनर्जी कंजर्वेशन से थीटा पे ही जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करेंगे m/l। किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है? फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं कि F external along x is 0। F external along x अगर इस सिस्टम के ऊपर 0 है तो एक एक्सेलेरेशन ऑफ, अब इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोकस करेंगे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन 0 होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। और सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 0। किसकी? 0 सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ से लिखेंगे m1 डेल्टा x1 डेल्टा x cm भी 0 होगा, डेल्टा x cm 0 होगा। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0। ये 5m है, किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लो। अब यहाँ से सर वो x1 होगा शायद। m1, हाँ m1 x1 प्लस m2 x2 m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, तो m1 जो है पार्टिकल को एज्यूम करेंगे और 5m को जो है वो m2 एज्यूम करते हैं। तो m2 का x में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ऐसे क्या कर रहे हो, यहाँ से वर्टिकल लाइन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में वर्टिकल लाइन, और ये डिस्प्लेसमेंट होगी x में जो चेंज होगा। ये थीटा गिवन है, ये l है, यस l सर। cos थीटा, और ये हो जाएगा l sin थीटा। l sin थीटा, ये भी क्या होगा? l sin थीटा। पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है? राइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2l sin थीटा है पॉजिटिव x में विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। कार्ट के मोशन को फ्रीज करो। कार्ट को मान लो अगर हम रोक के सोचते हैं तो ये पार्टिकल ऐसे से ऐसे जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली 2l sin थीटा डिस्प्लेस हुआ। अब कार्ट का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो अब पार्टिकल को भूल जाते हैं, सिर्फ कार्ट के बारे में सोचते हैं। तो कार्ट जो है, जो भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करना है डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लो, जिस डायरेक्शन में एज्यूम करना है उधर एज्यूम करो और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखो। तो माइनस माइनस से बचने के लिए हम ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस एक्स है, प्लस एक्स। तो m1 का मतलब है पार्टिकल का m, और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कार्ट कार्ट के रिस्पेक्ट में, कार्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है 2l sin थीटा। 2l sin थीटा और कार्ट के साथ साथ है x, प्लस कार्ट का डिस्प्लेसमेंट है 5m और उसके कार्ट का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2ml x इज इक्वल टू 2ml sin थीटा, माइनस आएगा ये, डिवाइडेड बाई 5mx प्लस mx 6mx 6m 5mx प्लस mx 6mx, और ये माइनस यहाँ पे आएगा, m कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस l sin थीटा बाई 3। ये आया आंसर किसी का? यस सर मेरा आया। अच्छा, तो ये होगा l sin थीटा बाई 3।
L sin थीटा बाई 3। अप्रोच वही है, सिचुएशन कुछ भी चेंज हो, किसी भी सिचुएशन में, सिंपल पेंडुलम है, उधर ब्लॉक उसमें प्लेस्ड है, यहाँ पे कुछ था, मैन बोट था वो तो सारे केस में हम ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल पे देखो और उसमें फाइंड करो क्या सेंटर ऑफ मास के वाई कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास के वाई कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज होगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल के वाई में कोई चेंज होता है यहाँ पे तो जिस 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 नो हाइट पे सर। जिस नो हाइट पे थे सर। उसी हाइट पे पहुंच नो गए, सर। तो स्मॉल एम हाँ के सर। वाई में भी नो चेंज और 5m के वाई में भी नो चेंज, तो वाई सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, डेल्टा वाई सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। तो कोई पूछेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो हो जाएगा जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जीरो ही है, केवल इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये होगा। तो इसको जो है सोच के करना चाहिए था, क्योंकि काफी सारे को, हाँ बोलो। सर इस केस में जिसमें ऐसे सर्कल टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का जिसमें है, उसमें तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन नॉर्मली हर जगह पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही कंसिडर करेंगे या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ये, जो डेल्टा एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस कहीं नहीं है। सर क्योंकि पहले हम लोग जब एक पर्सन मूव कर रहा था या उस टाइप के केसेस में हम लोग उसके मूवमेंट को भी पूरा हम लोग कंसिडर कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन में ही वो जा रहा ऐसे है, तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है। कर्व्ड पाथ पे जाएगा तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना है हमेशा, ये अच्छा डिस्प्लेसमेंट्स ठीक। है। स्ट्रेट लाइन पाथ में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? ऐसा तो पढ़ चुके हो, क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस एंड हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए और सेम डायरेक्शन में जाए तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो ये है और इसके सिचुएशंस हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे बताया था कि आएगा कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लिखोगे नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains conserved when net external force acting on system is zero। इतना जो है लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे कि नेट m इंटू वी सी एम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn ये नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो जाएगा, पी सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3। तो आएगा तो ये स्टेटमेंट भी लिखना होगा और ये इक्वेशन भी लिखना होगा, केवल ये लिख दोगे कुछ नहीं होगा उससे, ये लिख दिया। इसके बाद फिर लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी सिस्टम बाई डेल्टा टी, न्यूटन सेकेंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो सिस्टम का मोमेंटम तभी चेंज होगा जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के मोशन को डिफाइन करता है। तो एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये एक वेक्टर इक्वेशन है। अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट वाइज जाएंगे वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर के 2-3 कंपोनेंट होते हैं, किसी वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का एक्स इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एक्स, linear momentum in y is equal to final linear momentum in y, linear momentum in z is equal to final linear momentum in z। मतलब इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा। कभी ऐसा हो सकता है भाई तीनों के लॉन्ग फोर्स जीरो, कभी ऐसा हो सकता है कि भाई एक्स के लॉन्ग जीरो हो, वाई और जेड के लॉन्ग ना हो। तो जिस एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो होगा, मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस के लॉन्ग हम कंजर्व करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज है
दूसरी क्वांटिटी है ये F इज इक्वल टू, किसी भी फोर्स के लिए F इज इक्वल टू dp बाई डी टी, dp बाई डी टी, ये भी है dp बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये जो dp होगा, dp इज इक्वल टू एफ डी टी, जनरल फोर्स इनटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, तो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक, इनिशियल मोमेंटम। अब ये एफ डी टी इज वॉट, एफ डी टी का इंटीग्रेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पल्स, impulse, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम Impulse. इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स को डिनोट करते हैं, ये क्या, और डीपी का इंटीग्रेशन पी होगा, और यहाँ पे चेंज इन लिमिट मोमेंटम, करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा डेल्टा पी, ये हो जाएगा फाइनल, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जे। तो यहाँ से लिखेंगे J इज इक्वल टू, और J इज इक्वल टू डेल्टा पी, J इज इक्वल टू डेल्टा पी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कि सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व्ड, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो उसको क्या करेंगे, वो एक इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन होगी, जो मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन होगी। इसको डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड बोल सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन इन विच फोर्सेस इज अप्लाइड, यस, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में इम्पल्स की डायरेक्शन होगी, ये भी बोल सकते हैं। इसकी जो यूनिट है ये न्यूटन है, और ये सेकंड है, तो इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड होगी। डायमेंशन भी इसकी जो है लिख सकते हो ml स्क्वायर टी स्क्वायर। इसमें डायमेंशन इसका क्या होगा, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस टू इंटू, मल्टी माइनस, यस, तो ये हो जाएगा mlt माइनस वन। तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स की डायमेंशन पता है हमें, यूनिट यूनिट पता है, ये हो जाएगा इसके इम्पल्स। अब ये एफ डी टी को फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास फोर्स का फंक्शन दिया हुआ हो, फोर्स का फंक्शन दिया हुआ हो तो एफ इज इक्वल टू सम टू टी प्लस वन दिया हुआ हो, कि कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा हो, ये फंक्शन दिया हो तो हम इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। दूसरा जो है ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ में क्या होगा, एफ डी टी का इंटीग्रेशन विल एरिया अंडर force फोर्स time टाइम graph, ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। तो हमारे दो की एरिया हो गए, एक जो है एफ एक्स ग्राफ हो गया, एफ एक्स ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, एफ एक्स ग्राफ का एरिया, और एफ टी ग्राफ का एरिया। एफ एक्स ग्राफ का एरिया क्या वर्क डन होता है, एफ डी work एक्स, done, एफ डी Yes, एस sir. वर्क डन होता है। वाई एक्सिस के ऊपर जितना एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस के नीचे जितना होगा एरिया वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो हमें क्या देगा, वो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इम्पल्स देगा, impulse, चेंज इन मोमेंटम। तो ये हो जाएगा एफ टी ग्राफ का एरिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो मोमेंटम में चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। So change in impulse. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन इम्पल्स नहीं। फोर्स इनटू टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन मोमेंटम देगा, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये तो है इसका मेरे वाला मैथमेटिक्स। बोले थे वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ तो बोले तो थे, सर लेकिन याद कहाँ रहता है तुम लोग। हाँ, सर तो हम लोग फोर्स जो है फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम भी बोल सकते हैं। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम डायरेक्टली बोलना सही नहीं है, उतना सही नहीं है, तो क्योंकि क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, मोमेंटम बाय टाइम होगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम ही तो फोर्स एक्सटर्नल होता है और चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स होती है। फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये बोल रहे हो ना, फोर्स इनटू हाँ टाइम इज, सर। फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो यहाँ से
अब इंटीग्रेशन J इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब इसमें अगर फोर्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फोर्स लेते हैं मान लो कहीं पे, तो उसको हम बोल सकते हैं एवरेज फोर्स, मतलब ऐसा कुछ होगा। अब ये इम्पल्स का देखो सेंस समझो और डिफरेंस समझो। इम्पल्स क्या है कि इम्पल्स जनरली हम यूज करते हैं ना, इम्पल्सिव फीलिंग या इम्पल्स वर्ड जो है वो जो बहुत सडन टाइप का है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अगर कोलाइड किया, कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन के ड्यूरेशन में ऐसे कोई पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, मूव करते करते आके ये फोर्स और टाइम को अगर हम एनालाइज करते हैं, दो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब तक मूव कर रहे हैं तब तक तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही वो कोलाइड किए आपस में एक इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन टाइप का। तो जब सडन फोर्स एक्ट करता है तो ये क्या होगा, फोर्स सडनली ऐसे बढ़ जाएगा। जैसे ही वो सेपरेट होंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ से ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही ज्यादा फोर्स एक्ट किया, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही ज्यादा फोर्स एक्ट किया। तो अब इसमें कोई पूछता है व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, टोटल कोई भी टाइम इंटरवल लेता है। तो एवरेज फोर्स का मतलब है वो कांस्टेंट फोर्स जो कि सेम एरिया जनरेट करे जितना कि ओरिजिनल एफटी ग्राफ जनरेट कर रहा था। एवरेज फोर्स वो कांस्टेंट फोर्स जो कि सेम एरिया जनरेट करे किसी गिवन टाइम इंटरवल में, जो कि ये ओरिजिनल ग्राफ जनरेट कर रहा था। कि एफ टी जो है, दिस एफ टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू व्हाट, ये है टोटल इंपल्स। सेम ही इंपल्स हम किस कांस्टेंट फोर्स से जनरेट कर सकते हैं सेम टाइम इंटरवल के लिए। मान लो किसी ने एक चाटा मार दिया, एक चाटा मारा, तो जितने देर तक कांटेक्ट में है तुम्हें सडन फोर्स फील हुआ, तो जो इंपल्स एक्ट किया उतना ही इंपल्स जनरेट करने के लिए सेम ड्यूरेशन में कितना कांस्टेंट फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहां से आ जाएगा कि हमें एवरेज फोर्स पूछा जाएगा, मतलब जो भी इंपल्स आएगा एफ डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये देगा एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स कि एक कांस्टेंट फोर्स बताओ क्वेश्चन नहीं आया। हैं। सर ये ये वाला और एवरेज एक बार फोर्स बता का हाँ सकते हैं हाँ, सर? अब आप बता दीजिए। बता रहा हूँ, छोड़ दो इसको। एवरेज फोर्स का मतलब क्या है, एवरेज, एवरेज कहीं पे भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वैल्यू। जैसे मान लो किसी मैच में भाई वही मैच का स्कोर वाला है कि एक ओवर में 0 बना, किसी ओवर में जो है 36 बन गया, उसके बाद फिर जो है 10 बना, फिर 5 बना। तो हमें मान लो 5 ओवर का एवरेज स्कोर कुछ आ गया, 6 रन 7 रन 8 रन आ गया। तो टोटल रन तो टोटल 5 ओवर्स में सेम है, बट एक्चुअल में वो स्कोर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं। वो सीधा समझो, एवरेज परसेंटेज, तुम्हारा परसेंटेज आता है मान लो 85% है, तो ऐसे थोड़ी कि हर स्कोर में हर सब्जेक्ट में 85 ही लेके आ रहे हो। वहां पे किसी में जो है 90 भी है, किसी में 70 भी है, किसी में 60 भी है, इस टाइप का है। तो वो तो हो गई वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस सब्जेक्ट वाइज वैल्यूज। बट एवरेज क्या रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल स्कोर तुम्हारा सेम रहे, जो टोटल स्कोर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। वहां से हमें पता चलेगा कि एक एवरेज स्कोर हर सब्जेक्ट में कितना है। तो वैसे ही मान लो किसी ने चाटा मारा है, तुम्हें 10 सेकंड, 10 क्या मान लो मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड तक के लिए कांटेक्ट में रहा है, तो जो इंपल्स जनरेट किया, कितना हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें सेम ड्यूरेशन के लिए कि उतना ही इंपल्स जनरेट हो, मतलब दोनों से इंपल्स सेम जनरेट हो। एवरेज फोर्स से जितना इंपल्स जनरेट हो और ओरिजिनल फोर्स से जितना इंपल्स जनरेट हो रहा है वो दोनों इक्वल हो। समझे? यस सर। वही चीज है, एवरेज का कहीं पे भी मीनिंग क्या है, पहले ही जो है डर क्यों जाते हो किसी चीज से। एवरेज, एवरेज का मतलब है एवरेज जो हर सीक्वेंस, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि सेम टाइम इंटरवल तक जिससे हम मूव करें, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या रहे पूरे ड्यूरेशन का, सेम रहे जितना पहले हो रहा था। वही है एवरेज का कॉन्सेप्ट। लार्ज टाइम इंटरवल हम लेते हैं, एवरेज पावर बताया था लार्ज टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, जितने भी एवरेज क्वांटिटीज हैं वो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको कि हम एक फिक्स वैल्यू मान सकें पूरे इंटरवल के लिए, तो हमें सेम क्वांटिटी दें जैसा कि ओरिजिनल दे रहा था। ठीक है, तो
अब इसमें की पॉइंट्स क्या हुए, इसमें हमारे की पॉइंट्स हुआ, एक हुआ कि अगर फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व्ड, अगर फोर्स जीरो नहीं है तो वो इंपल्स जनरेट करेगा। तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं, कितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसको फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और उस इंपल्स में हमें एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए आता है, फाइंड द एवरेज फोर्स, तो उसको भी फाइंड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो एफ टी ग्राफ गिवन है, एफ टी ग्राफ गिवन है और इस एफ टी ग्राफ में यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एफ टी ग्राफ है और यहाँ से ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये 0.1 है और ये 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, और ये फोर्स एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का इधर फोर्स है, इधर टाइम है। तो फोर्स का वेरिएशन बहुत सारे टाइप का हो सकता है, उसमें से एक ये है। तो ऐसा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर और उस पार्टिकल का जो मास है वो मास 2 kg है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है। अब 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 50 मीटर पर सेकेंड एंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इसमें पूछा जाए कि find the velocity of particle after 0.2 second and 0.3 second. Find final velocity of particle, final velocity of particle after 0.2 seconds and after 0.3 seconds. ये मुझे फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो हमारे पास जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी स्ट्राइक कर सकता है कि यार वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो ये है इक्वेशन। बट अब वहां से देखेंगे तो एक्सेलेरेशन से अगर जाएंगे तो एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए। अब एक्सेलेरेशन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ तो फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल है। अब एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट के लिए वैलिड है। फिर तब क्या है, फिर तो dv बाई डी टी वी टी अप्लाई होगा, तो वो बहुत ही टाइम वेस्ट है वो सारी चीजें। सिर्फ हमें फाइनल वेलोसिटी ही फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी 0.2 सेकंड पे फाइंड करना है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे, और एफ टी का ग्राफ गिवन है, एफ टी का ग्राफ गिवन है मतलब हमारे पास इंपल्स को ही यूज करना है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन हो जाएगा J इज इक्वल टू डेल्टा पी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम J इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब इंपल्स मान लो फॉर 0 to 0.2 सेकेंड अगर लेते हैं, आफ्टर 0.2 सेकेंड फाइंड करना, तो डेल्टा टी अगर हम लेते हैं कहाँ से, 0 to 0.2 सेकेंड का डेल्टा टी है। तो जे इम्पल्स इज इक्वल टू एफ टी का एरिया, अगर हम एरिया ये देखते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा 10। मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका एरिया +5, इसका एरिया भी +5, वाई एक्सिस के जो नीचे होगा वो एरिया नेगेटिव होगा, समझ रहे हो, नींद में जो है -5 और ये है -5। Yes, sir. तो ये हो गया एरिया, एरिया फाइंड कर लिया। अब 2 सेकेंड इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू +10 आ गया, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, मास वास सब कुछ गिवन है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू फाइनल, 55 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड करना ही है, और माइनस जो है ये 2 इंटू इनिशियल 50। वेलोसिटी, पॉजिटिव में जा रहा है तो +50 होगा, +50 होगा, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 55। तो हमारी पॉजिटिव जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड इस टाइम इंटरवल के बाद। तो ये पार्ट हो गया भाई इसका। अब वैसे ही फाइंड करना है कि अब फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0.3 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी सेम इक्वेशन यूज कर लेंगे, J इज इक्वल टू डेल्टा पी, J इज इक्वल टू डेल्टा पी, और टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 to 0.3 सेकेंड वाला है टाइम इंटरवल। तो वहां से टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो देखो ये टोटल एरिया ऐड करेंगे, +10 और -5, तो ये आ जाएगा 5 + 5 5 5
is equal to mass 2 into final velocity minus 2 into initial velocity. 2 into initial velocity है 50, तो ये हो जाएगा 52.5. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 52.5 हाँ सर। मीटर पर सेकेंड। अब पूछेगा मान लो कि फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टेड ड्यूरिंग 0 to 0.3 सेकेंड। फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग 0 to या एक्टेड ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, पूरे इंटरवल में कितना। अब कांस्टेंट एवरेज फोर्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू, क्या पूरे इंटरवल में वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, कभी इंक्रीज डिक्रीज चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो एवरेज फोर्स के लिए क्या करेंगे, इंपल्स जो भी एवरेज फोर्स है J इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब बोलेंगे तो क्या एवरेज फोर्स भी उतना ही जनरेट करे इंपल्स जितना कि ओरिजिनल फोर्स जनरेट करा, तभी तो उसका एवरेज हुआ, नहीं तो थोड़ी की एवरेज कुछ अलग हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू हमने फाइंड किया हुआ +5 है। एवरेज फोर्स तो फाइंड करना है। रिपीट कीजिए। हम्म, इक्वल जो ऊपर लिखे थे तब आपने कुछ एक एफ एवरेज जो आपने है, जब ऊपर का इक्वेशन लिखा था हाँ जे इज इक्वल टू एफ एवरेज इन डेल्टा टी, मतलब दोनों जो एवरेज फोर्स जितना इंपल्स जनरेट कर रहा है और ये जो वेरिएबल फोर्स जनरेट कर रहा है दोनों का इंपल्स सेम हो, तभी तो उसका एवरेज होगा वो। तो इंपल्स को इक्वेट कर दिया एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज 0.3, तो व्हाट इज एवरेज फोर्स, 50/3 आ रहा है। एफ एवरेज इज इक्वल टू 50/3 न्यूटन। 50/3 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स जिसको हम मान सकते हैं ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड। 0 to 3 सेकेंड तक इतना कांस्टेंट फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट किया है। क्या सच में फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। एवरेज का कॉन्सेप्ट दिमाग में जो है फिक्स करो, दिमाग में फिक्स करो। किसी भी फंक्शन का अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो ऐसे ही नो सर। सोचते हैं कि एवरेज वेलोसिटी के लिए भी यही था कि डेल्टा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए भी ये था, एवरेज फोर्स के लिए भी यही है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी कर दोगे तो अब ये कांस्टेंट फोर्स जो है एक्ट कर रहा है इसके लिए। बात समझ में आई? तो यस सर। तो ये यस था, सर। ये है इंपल्स हुआ और इंपल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अब हर केस में हम इंपल्स फाइंड कर सकते हैं, ये सारे बेसिक पॉइंट्स है। जैसे मान लो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ केसेस कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड है और वहाँ पे कोई बॉम्ब है और वो बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड होता है, वो बॉम्ब यहाँ से एक्सप्लोड हो गया 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में ये m1 हुआ और ये m2 हुआ। तो लाइटर इज टू हेवियर जो है वो 1:3 है, 1:3 है। इफ लाइटर पार्टिकल इज मूविंग विथ 80 meter per second, if lighter particle is moving with 80 meter per second after the explosion, find the velocity of heavier particle, find the velocity of heavier particle। तो अब यहां से जो भी एक्सप्लोजन के वजह से जो दोनों पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा है, वो जो है इंटरनल फोर्स की वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से तो कोई फोर्स है नहीं। एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन ने एक इंटरनली फोर्स जनरेट किया जिससे वो फ्रैगमेंट्स मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो फ्रैगमेंट्स मूव कर रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है। तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। सिस्टम में कौन कौन है, m1 + m2 है। क्या सिर्फ m1 का मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? m1 का मोमेंटम नहीं कंजर्व्ड होगा, क्योंकि m1 को कंसीडर करेंगे तो उस पर तो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका पहले मोमेंटम 0 था क्योंकि ये फ्रैगमेंट रेस्ट में था। अब ये मूविंग हुआ, अब ये मूव करने लगा तो कहाँ m1 का नहीं कंजर्व्ड है, ये जो है पूरे सिस्टम का कंजर्व्ड है। इसके ऊपर कुछ फोर्स ऐड किया, इसके ऊपर कुछ फोर्स ऐड किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से मूव कर रहा है। तो सिस्टम m1 + m2 का जो है हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा अलोंग x, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा अलोंग x। तो x के लिए हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम।
अब इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? इनिशियल मोमेंटम है 0। फाइनल मोमेंटम क्या है? तो फाइनल मोमेंटम में हम इसकी वेलोसिटी मान लेंगे। अब ध्यान रहे कि इसमें साइन की गलती होती है, ठीक है, साइन में गलती कर देते हो कि यहाँ से F जो है वो m2 टू इंटू वी, मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा m2 टू इंटू वी माइनस m1 इंटू यू, तो m1 इंटू 80। इसका मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसको 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1 इंटू 80, 80 m1 इज इक्वल टू m2 इंटू वी। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 80 इंटू m1 बाई m2, और m1 बाई m2 की वैल्यू है 1:3, तो ये हो जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी पॉजिटिव आई है, सर मतलब ये वाला हमारी क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास से भी तो बता सकते हैं। है। सर सेंटर ऑफ मास का जो इक्वेशन था m1v1 प्लस m2v2 प्लस m2, हम्म सर उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? सर अगर सर पकड़ लिए मास m1 का 1 है और m2 का 3, 18 प्लस 3 इंटू v इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0 जीरो क्यों? कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो सर -80/3 आ रहा है। सर ओरिजिन पे है सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे explode हो रहा है, तो यहाँ पे ओरिजिन मतलब लिखा वो गया है सेंटर कि मास पे वेलोसिटी लिखा गया पोजीशन है? चेंज। ओरिजिन लिखा गया सर है या वेलोसिटी मतलब लिखा गया? एक्सप्लोड हो रहा है सर एक्सप्लोड हो रहा है मतलब तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे है ना सर, वो तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो ओरिजिन क्यों बोल तो रहे हैं? इसीलिए सर सेंटर ऑफ मास, सर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे वही से सेंटर ऑफ मास जैसे ओरिजिन पे ही है, मतलब कहीं और डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। उसके बाद m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास इसीलिए। हाँ, ओरिजिन पे नहीं, रेस्ट में सेंटर ऑफ मास है इसलिए। ओरिजिन से क्या यस मतलब सर। है? कहीं पे रहे सेंटर ऑफ मास, अगर अगर सेंटर ऑफ मास वाले में भी सेंटर ऑफ मास से भी हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो VCM 0 है, तो VCM 0 है तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन सारे इंटर रिलेटेड हैं, वो तुम्हारे विजुअलाइजेशन के ऊपर है। इक्वेशन कॉन्सेप्ट जो है वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, उसी से तो हम लोग डराइव करते हैं। तो ये रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहेगा, VCM 0 होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या VCM 0 एक ही बात है, F एक्सटर्नल क्योंकि 0 है। तो ये हुआ, ये बेसिक एग्जांपल हुआ इस पे, ठीक है। ये हो गया कि एक्सप्लोजन हुआ। अब इसमें एक जस्ट समझने वाली बात है कि हैवियर जो होगा वो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। जैसे याद करो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 बताया था। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ऐसे m1 डेल्टा x1, m1 डेल्टा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो एक हमारे, अच्छा ये तो है ही है यार, ऐसे ये तो पोजीशन के लिए हो गया, या ऐसा भी लिख सकते हैं m1 डेल्टा r1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा r2, चेंज इन पोजीशन के लिए, कि एक थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो दूसरा भी उसी रेशियो में शिफ्ट होगा, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो। अगर इसको वेलोसिटी के टर्म्स में देखेंगे तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, कि जो हैवियर पार्टिकल होगा वो स्लो स्पीड से जाएगा और लाइटर पार्टिकल होगा वो हाई स्पीड से जाएगा। ये देखो, ये m2 हैवी है तो m2 की स्पीड आ रही है 80/3 और m1 की स्पीड है 80, तो जो दूसरा हैवी वाला है वो धीरे धीरे जाएगा और ये जो लाइट वाला है वो ज्यादा स्पीड से जाएगा, सो दैट कि नेट मोमेंटम इसका कंजर्व्ड रहे। ठीक है, कि जैसे आता है कई ऐसे कुछ एक दो फालतू सवाल आ जाता है कि यस कोई, कि मान लो किसी ग्राउंड पे किसी रिवर में कोई है और जो रिवर का बैंक है वो साउथ डायरेक्शन में है, तो पर्सन के पास कुछ रास्ता नहीं है, तो उसको जो है किस डायरेक्शन में जो है थूकना पड़ेगा, उसको जो है किस डायरेक्शन में थूकना होगा कि वो जो है रिवर के साइड में चला जाए, रिवर के साइड में चला जाए। ये तो क्वेश्चन है। हाँ ऐसे ऐसे जो है कोई कई बार पूछ लिया जाता है, तो एयर ब्लो करे या थूके या कुछ करे, अगर मान लो उसको साउथ में जाना है तो उसको क्या करना होगा, नॉर्थ की तरफ करना होगा, कि नॉर्थ की तरफ वो उसको
एक मोमेंटम मिलेगा तो उसके वजह से वो बैकवर्ड जाएगा। या रिवर में है, तुम्हारे पास एक बैग है, रिवर का बैंक जो है इस डायरेक्शन में है, तो उस बैग को तुम्हें किस यस सर, HCV का है। हाँ, तो बैग को जो है हम थ्रो करेंगे, बैग को अगर नॉर्थ में थ्रो करेंगे तो उसको मोमेंटम नॉर्थ की तरफ मिला, तो हम किधर जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे। तो बैग को अगर 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तो हम कुछ कम स्पीड से जाएंगे, जितना ज्यादा हैवी मास होगा उतनी स्पीड उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा थिंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, सोचोगे तो अपने आप सब रिलेटेड दिखेगा। तो ये चीज है भाई। तो सर एक तो इसमें हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करके M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 भी लिख m1 सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नेट फोर्स तो जीरो है ही, इसको जो है इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से m1 a1 भी लिख सकते हो। m1 a1 इज इक्वल हाँ टू, सर। ये क्या बता रहा है भाई कि फोर्स ऑन 1 और 2 जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, उसी से ही आया है। तो दो पार्टिकल के लिए बहुत सारे केसेस में हम सर इस न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ हाँ, एकदम न्यूटन